देखिए जी, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, कोलेटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशंस, ये मैंने क्या लिखा है जी, CBLO, कोलेटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशंस आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ बॉन्ड मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, मनी मार्केट, स्टॉक मार्केट। अब समझना जरा ये क्या चीज है, CBLO क्या होता है। यहां पर नाम क्या लिखा है जी, कोलेटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन। बच्चों ये भी एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है। अब समझना, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो चुका है हमारा, ये कौन सा है जी, मनी मार्केट। चलिए जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन इंडिया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जिसे आप NBFCs के नाम से जानते हैं, कैन एक्सेस द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये तो हो गई हमारी गलत। सेकंड, इन इंडिया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बच्चों FII बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये आप लोगों को नहीं पता होगा। अगर आज के प्रेजेंट सिनारियो की बात करूं, पिछले लास्ट 15 से 20 दिनों की बात करूं या लास्ट मंथ से बात करूं, तो बच्चों हमारी कंट्री से FII का पैसा निकल गया है। FII ने अपना पैसा निकाल लिया है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा निकाल लिया है। और जब FII पैसा निकालते हैं तो मार्केट में क्रैश हो जाता है, मार्केट डाउन हो जाती है, मार्केट नीचे आ जाती है, धड़म से नीचे आ जाती है। और ऐसा हुआ है अभी। रियलिटी की बात कर रहा हूं कि जब भी FII जो होता है पैसा इंडियन मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में ज्यादा इन्वेस्ट करती हैं तो हमारी मार्केट ग्रो करती है। सोचिए ना, बाहर का पैसा इंडिया में आ रहा है तो हमारी ग्रोथ निश्चित है या नहीं है, बिल्कुल होगा। और बाहर का पैसा वापस अपनी कंट्री में जा रहा है तो हमारे लिए दिक्कत है या नहीं है, बिल्कुल दिक्कत है। तो ये क्या कह रहा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैन होल्ड द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बिल्कुल कर सकते हैं। सरकार को इंडिया में पैसा चाहिए, ये नहीं कि बाहर वाले आकर सिर्फ प्राइवेट मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट मार्केट में भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी कर सकते हैं। सरकार को भी तो पैसा चाहिए बाहर से, ये थोड़ी ना कि सिर्फ प्राइवेट कंपनीज को पैसा चाहिए। तो ये बात सही है या गलत है, सही। लॉजिकली समझेंगे, समझ में आएगा, अच्छा लगेगा। इन इंडिया स्टॉक एक्सचेंजेस कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स फॉर डेट्स, ऐसा है, बिल्कुल करते हैं। उधार के लिए एक अलग से सेपरेट प्लेटफॉर्म बना रखा है इन्होंने। स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, तो ये बात भी हमारे लिए क्या है जी, सही है। तो ढूंढिए जरा, सेकंड और थर्ड है कहीं पर आंसर, यस, 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया ये। चलिए जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। मैंने आप लोगों के सामने इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखी है अभी क्लास स्टार्ट होते ही, तो आंसर आप लोगों की तरफ से मुझे चाहिए। पहले तो क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। इंडिया के अंदर, चलो मैं हिंदी में पढ़ के बताता हूं, भारत में निम्नलिखित में से कौन कॉर्पोरेट बॉन्ड और सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार कर सकता है, ट्रेड कर सकता है। आइए जरा समझते हैं कौन कौन ऐसे हैं जो कंपनी के बॉन्ड्स ले सकते हैं या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले सकते हैं। पहली बात मुझे बताइए, क्या कोई रिस्ट्रिक्शन बताई मैंने अभी तक कि कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है? मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं, प्राइवेट कंपनी इन्वेस्ट कर सकती है या नहीं कर सकती है? बिल्कुल कर सकते हैं। कोई भी पर्सन किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, किसी भी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, चाहे प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, कोई रोक टोक नहीं है। तो बताइए, इंश्योरेंस कंपनीज इन्वेस्ट कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। मुझे बताइए जरा, आज के प्रेजेंट सिनेरियो में ये इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं? रियल लाइफ सिनेरियो आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। मुझे बताइए इंश्योरेंस कंपनीज करती क्या हैं? चाहे आपकी मोटर व्हीकल इंश्योरेंस हो, चाहे आपकी जनरल लाइफ इंश्योरेंस हो। समझना, यहां पर एक जनरल इंश्योरेंस है, एक लाइफ इंश्योरेंस है। मैं यहां से लाइफ से स्टार्ट करता हूं।
अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और अपनी लाइफ को सिक्योर करना चाहते हैं, इंश्योर करना चाहते हैं, तो आप जाएंगे इंश्योरेंस कंपनी के पास। आप इंश्योरेंस कंपनी के पास गए और आपने मुझे इंश्योरेंस कंपनी को बोला कि आप इंश्योर करिए कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी या मेरी फैमिली की टेक केयर कौन करेगा? तो इंश्योरेंस कंपनी ने बोला हम करेंगे, हम इंश्योरर बनेंगे, आप इंश्योरी बनिए, हम इंश्योर करेंगे आपको, आपको बचाएंगे और आप बचने वाले बनना। इंश्योरेंस भी बच्चों लाइफ की होती है, मेडिकल होती है। हॉस्पिटलाइज होते हैं तो ट्रीटमेंट का खर्चा इंश्योरेंस कंपनी उठाती है। डेथ हो जाती है तो एक लमसम अमाउंट जितने की आपने पॉलिसी कराई है, जो भी उसमें सम एश्योर्ड है वो आपके फैमिली मेंबर्स को दिया जाएगा, ताकि किसी के जाने के बाद किसी का परिवार रुकना नहीं चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो इंश्योरेंस कंपनी आप लोगों से अगर आपको इंश्योर कर रही है तो कुछ ना कुछ अमाउंट चार्ज करेगी या नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। जो अमाउंट आपसे लिया जाता है उसे बोलते हैं प्रीमियम। क्या बोलते हैं जी? प्रीमियम। उस प्रीमियम के बदले आपको इंश्योरेंस दी जाती है। अब जो पैसा ये आया है प्रीमियम का, ये इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? इस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में जमा कर देगी। अगर बैंक अकाउंट में पैसा जमा करने से पैसा बढ़ जाता तो हर कोई सिर्फ बैंक में पैसा रखता और कहीं पैसा नहीं रखता। तो इंश्योरेंस कंपनी भी तो अपने आप को, अपनी रिटर्न को बढ़ाने के लिए, कल को कोई मिस हैपनिंग हो जाती है इंश्योर्ड के साथ, तो इंश्योरेंस कंपनी को मान लीजिए 2 प्रीमियम लिए, 2 साल का प्रीमियम लिया फॉर एग्जांपल 10-10 हजार रुपए, और डेथ हो गई किसी की, अब देना पड़ रहा है 5 लाख रुपए, तो 4,80,000 रुपए जो एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, ये कंपनी कहां से लाएगी? पहली बात तो कंपनी को यह पता होता है कि 100 में से कितना % ऐसा चांस है कि लोगों की डेथ हो सकती है। 100 के 100 लोग मरने वाले नहीं है। अगर 100 ने इंश्योरेंस कराई है तो कितना % मरने वाले हैं और कितना % चलने वाले हैं? तो कंपनी को इस चीज की मैनेजमेंट करनी है। तो कंपनी के पास ये जो पैसा आया है, कंपनी ने इस पैसे को बढ़ाना है, क्योंकि अल्टीमेटली ये पैसा किसको देना पड़ेगा? इन केस ऑफ मिस हैपनिंग ये देना पड़ेगा इंश्योरर को, इंश्योर्ड को। बात समझ में आ रही है? तो इंश्योरेंस कंपनी भी अपना पोर्टफोलियो मैनेज करती है, वो भी इन्वेस्टमेंट करती है। वो कहां इन्वेस्टमेंट कर सकती है? उसके पास भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं। किसी कंपनी के शेयर्स ले ले, कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दे, कहीं बॉन्ड्स परचेज कर ले, कुछ भी कर सकती है। तो मुझे बताइए पहला आंसर, क्या इंश्योरेंस कंपनी कर सकती है इन्वेस्टमेंट? यस। ये पेंशन फंड क्या होता है? पेंशन फंड क्या होता है? मान लीजिए हम प्राइवेट सेक्टर वाले हैं, आज के प्रेजेंट सिनेरियो में तो गवर्नमेंट जॉब्स वालों को भी पेंशन नहीं मिलती है, क्योंकि बंद हो चुकी है 2004 के बाद से। तो हम अपने जो एनपीएस स्कीम है, न्यू पेंशन स्कीम है, पेंशन फंड है, अब समझना जरा, अगर हम भी एनपीएस की तरफ जाते हैं, पेंशन की जगह पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मान लीजिए मुझे अपना फ्यूचर सेफ चाहिए, मुझे रेगुलर इनकम चाहिए आफ्टर द एज ऑफ 60, ठीक है, पर हम जैसे प्राइवेट सेक्टर लोगों को तो कोई रेगुलर इनकम देगा नहीं। जब तक काम करेंगे तब तक पैसा मिलेगा, काम करना बंद, पैसा बंद। गवर्नमेंट जॉब में क्या होता था? 60 तक काम किया, उसके बाद जब तक जिएंगे तब तक आपको पैसा मिलेगा। बात समझ में आ रही है? बट अब हमें अपना फ्यूचर खुद सेव करना है, तो मार्केट में ऐसे फंड्स आते हैं। पेंशन फंड में मैंने इन्वेस्ट कर दिया, अब मैंने पेंशन फंड में इन्वेस्ट कर दिया, तो जो पेंशन फंड है अपने आप में, वो जो पूल हो चुका है पैसा, जिसके पास वो पेंशन फंड आ चुका है, उसको भी तो पैसा बढ़ाना है ना, आने वाले कल में उसे भी लौटाना है वो पैसा किसी ना किसी को। तो वो भी कहां इन्वेस्टमेंट कर सकता है? वो भी सब जगह इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो ये भी हमारे लिए क्या हो गया जी? सही हो गया। थर्ड, पापुर में हम कौन है जी? रिटेल इन्वेस्टर्स। तो हम भी जहां चाहे वहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आंसर ढूंढिए 1 2 3। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग: एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, मोटर व्हीकल्स, करेंसी स्वैप। विच ऑफ द अबव इज और आर कंसिडर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स? कौन से इंस्ट्रूमेंट्स की बात हो रही है यहां पर? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो बताइए, ये 3 आपके सामने लिखे हैं। सर हमें तो यही नहीं पता कि ईटीएफ क्या होता है, हमें तो सिर्फ ये पता है कि मोटर व्हीकल क्या होता है, क्योंकि हमने देखा है रियल लाइफ में।
हमें तो यह भी नहीं पता कि करेंसी स्वैप क्या होता है, तो थोड़ा थोड़ा बता दीजिए ताकि हमें समझ में आ जाए। तो पहली बात मुझे बताइए, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कोई गाड़ी, ट्रक, बस आ सकती है? गाड़ी, ट्रक, बस हमारे फिजिकल एसेट्स हैं। क्या है जी? ये फिक्स्ड एसेट्स हैं, फिजिकल एसेट्स हैं जिन्हें हम परचेज करके घर ले आते हैं। बात समझ में आती है? तो मोटर व्हीकल तो नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई? अब समझते हैं ईटीएफ क्या होता है और करेंसी स्वैप्स क्या होते हैं। मैं इतनी देर से बोल रहा हूं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। मान लीजिए आज आपके पास 1 लाख रुपया है। कितने हैं जी? 1 लाख रुपीस। अब आपको नहीं पता ये पैसा कहां लगाएं। कहां लगाएं मतलब स्टॉक मार्केट में ये पैसा कहां लगाया जाए। शेयर्स में लगाएं, डिवेंचर्स में लगाएं, बॉन्ड्स में लगाएं, या कौन सी कंपनी में लगाएं, कौन से सेक्टर में लगाएं, यह हमें नहीं पता ना। तो ईटीएफ का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। एक पर्टिकुलर सेक्टर का फंड है। मान लीजिए आईटीबीज। अगर मैं आईटीबीज नाम का ईटीएफ परचेज कर लेता हूं तो मेरा जो 1 लाख रुपया है वो सारा का सारा आईटी सेक्टर में जाएगा। अब आईटी सेक्टर की बहुत सारी कंपनीज हैं। बहुत सारी कंपनीज के नाम बताइए, कोई एक आधा नाम बताइए। इंफोसिस है, टीसीएस है, एचसीएल इन्फोटेक है, बहुत सारी कंपनीज हैं। बात समझ में आ रही है? बट आपको इंडिविजुअली नहीं पता कि मैं कौन कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करूं, कितना कितना अमाउंट। तो एक फंड आता है जो ओवरऑल बास्केट को कवर करता है, एक सेक्टर की बास्केट को कवर करता है। मान लीजिए आपको यह नहीं पता कि ऑटोमोबाइल सेक्टर की कौन सी कंपनी में करें, बजाज में करें, हीरो में करें, टाटा में करें, आपको नहीं पता। तो एक ऑटोमोबाइल सेक्टर का भी ईटीएफ आता है। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि अगर आईटी सेक्टर ग्रो करेगा तो आईटी सेक्टर का ईटीएफ भी ग्रो करेगा या नहीं करेगा। मान लीजिए आईटी सेक्टर में 10 कंपनीज हैं, 8 ग्रो कर रही हैं और 2 नीचे जा रही हैं, तो आपको बेनिफिट होगा या नहीं होगा? और सोचिए अगर आप इंडिविजुअली इन्वेस्ट करते, इंडिविजुअल स्टॉक में, इंडिविजुअल शेयर में इन्वेस्ट करते और वो दोनों कंपनी में करते जो डूब जाती, या उन जिनका शेयर नीचे चला जाता, नुकसान हो जाता। ऐसे ही ऑटोमोबाइल सेक्टर है। हमें नहीं पता बजाज अच्छा चलने वाली है या हीरो मोटो अच्छा चलने वाली है। बात समझ में आ रही है? तो आपने ऑटोमोबाइल सेक्टर का ईटीएफ उठा लिया, गोल्ड का बीज उठा लिए। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं? यहां पर आपने एक ऐसा फंड चूज किया है जिसमें मल्टीपल कंपनीज के स्टॉक्स हैं। इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी आप ट्रेड कर सकते हैं और आप ईटीएफ में भी ट्रेड कर सकते हैं। मेरे क्वेश्चन का आंसर देगा बच्चा। कौन सी इन्वेस्टमेंट सेफ है, इंडिविजुअल स्टॉक्स या ईटीएफ? रिटर्न ज्यादा कहां होगी बच्चों? रिटर्न ज्यादा वहीं होती है जहां रिस्क ज्यादा होता है। यह बात ध्यान में रखना मेरी। इंडिविजुअल कंपनी का शेयर 100 से 1000 भी हो सकता है, बट ईटीएफ ग्रो तो 10 कंपनीज का मिलाकर कंबाइंड वेटेड एवरेज से ग्रो करेगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाहता हूं? एक कंपनी ग्रो करेगी, उस कंपनी में पैसा लगाया तो आपका पैसा डबल भी हो सकता है, बट ईटीएफ जो है ना एक नॉमिनल रिटर्न आपको देता है 9 to 13 या 14%। बात समझ में आ रही है? जो सेफ प्लेयर्स हैं, जिनको नहीं पता, मैं बता रहा हूं आज उनके लिए, जो सेफ प्लेयर्स हैं, जिनको नहीं पता कहां इन्वेस्ट करना है, तो मैं कहता हूं उन लोगों को कहां इन्वेस्ट करना चाहिए? ईटीएफ में। पैसा डाल के भूल जाओ। कोई भी सेक्टर तो ऐसा नहीं है ना कि पूरा का पूरा सेक्टर ही खत्म हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। आईटी सेक्टर खत्म, ऑटोमोबाइल सेक्टर खत्म, गोल्ड सेक्टर खत्म, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रियल एस्टेट सेक्टर खत्म। तो पैसा तो यहां डूबने वाला नहीं है, बट रिटर्न जो है वो आपकी स्लो एंड स्टडी चलने वाली है। तो हमारे पास 3 तरीके के लोग होते हैं, रिस्क लवर, रिस्क न्यूट्रल और रिस्क एवर्टर। क्या बोला मैंने? रिस्क लवर, रिस्क न्यूट्रल और रिस्क एवर्टर। रिस्क लवर कौन होगा? जिसको रिस्क चाहिए, वहां से बाहर निकलिए। मैंने क्या बोला? जिसको रिस्क, जो रिस्क लेना चाहता है, जिसको रिटर्न अच्छी चाहिए। रिटर्न इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क। न्यूट्रल हम जैसा है, मार्केट आज लग रहा है कि इन्वेस्ट करके बढ़ सकती है तो हमने थोड़ा सा रिस्क ले लिया। जब लगता है नहीं अभी तो मार्केट डूबने वाली है, पैसा बाहर निकाल लिया। और एक रिस्क एवर्टर, हमारे पेरेंट्स, गवर्नमेंट जॉब्स के एम्प्लॉइज जो क्या चाहते हैं, पैसा डालेंगे तो बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट। हमारे पेरेंट्स से पूछो, उनसे पूछो कहां पैसा डालना है, वो कहेंगे बैंक में एफडी करा दो बेटा।
क्योंकि एफडी में सेफ रिटर्न है, एक नॉमिनल से रिटर्न है 7 to 8% रिटर्न, दैट्स इट। अगर रिटर्न कम है तभी पैसा आपका सेफ है। जो ज्यादा रिटर्न के लिए जाएगा उसको रिस्क भी ज्यादा लेना। बात समझ में आ रही है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होगा या नहीं होगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट? बिल्कुल होगा। करेंसी स्वैप क्या होता है? करेंसी स्वैप क्या होता है? मान लीजिए मैं इंडिया में हूं, मैं कहां पर हूं जी? इंडिया। क्लियर? तो मुझे बताइए 1 and 3 कहीं है हमारे पास ऑप्शन में? 1 and 3, डी ऑप्शन 1 and 3। बात समझ में आ रही है? मोटर व्हीकल क्यों नहीं है बच्चों? वो एक फिक्स्ड एसेट है। बात समझ में आ रही है? कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं आंसर नहीं करूंगा, आप सभी करेंगे। यू आर वेरी इंटेलिजेंट नाउ। बताइए प्लीज, क्वेश्चन क्या कहता है? कंसिडर द फॉलोइंग मार्केट्स। आपको पता है एक होती है मनी मार्केट और एक क्या होती है जी? कैपिटल मार्केट में दो मार्केट्स कौन कौन सी? प्राइमरी और सेकेंडरी। आइए जरा, कंसिडर द फॉलोइंग मार्केट्स, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर इंक्लूडेड इन कैपिटल मार्केट। पहले मुझे बताइए कैपिटल मार्केट में आता क्या क्या है? प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में क्या क्या इश्यू होते हैं? मतलब शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब कहां होते हैं? म्यूचुअल फंड की कौन सी मार्केट में है? ये कौन सी मार्केट है? कैपिटल मार्केट। बात समझ में आ रही है? कैपिटल मार्केट में फर्स्ट टाइम है तो प्राइमरी, सेकंड टाइम है तो सेकेंडरी। बात समझ में आ रही है? फर्स्ट टाइम कोई म्यूचुअल फंड आ रहा है, फर्स्ट टाइम कोई डिवेंचर्स आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम कोई शेयर्स आ रहे हैं तो प्राइमरी में, और सेकंड हैंड हो गए हैं तो सेकेंडरी में। बात समझ में आ रही है? तो मेरे क्वेश्चन का आंसर देना, शॉर्ट टर्म कौन सी थी और लॉन्ग टर्म कौन सी है? आंसर यहीं से निकलेगा। गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है? बात समझ में आ रही है? तो कैपिटल मार्केट का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा? बॉन्ड्स हमेशा गवर्नमेंट इशू करती है अपनी लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बॉन्ड्स हैं, आरईसीआई रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स हैं, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स हैं। तो बॉन्ड्स से गवर्नमेंट क्या करती है? बॉन्ड इश्यू करती है, पैसा रेज करती है और बॉन्ड पर क्या देती है? हमें फिक्स्ड इंटरेस्ट। तो बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना इन्वेस्टर के लिए सेफ है या नहीं है? बिल्कुल सेफ है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है इतनी सी बात? चलिए जी, तो पहला आंसर हमारा सही हो गया। कॉल मनी मार्केट, बच्चों मनी मार्केट हो सकता है इसका आंसर। ट्रेजरी बिल मार्केट, ये भी शॉर्ट टर्म है। स्टॉक मार्केट, सेकेंडरी मार्केट को ही तो कह रहे हैं स्टॉक मार्केट। तो ये हो गया हमारा 1 and 4। कहां है 1 and 4? ओनली 2। वेरी गुड। तो 1 and 4 आर करेक्ट, मींस ओनली 2। इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं ना, उसमें करेक्ट अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है। मान लो किसी ने वैसे ही 2 लगा दिया, उसको पता ही नहीं था कौन कौन से सही हैं, वो बच्चा एक बार ही तो आंसर सही कर देगा, बट कॉन्सेप्ट्स में हमेशा वीक रहेगा। तुक्का लगता है एक बार, बार बार नहीं लगता। कॉन्सेप्ट्स एक बार सेट बैठ गए तो लाइफ टाइम सेट बैठ गए। बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और आप लोगों के लिए ऑल टुगेदर डिफरेंट है। प्रैक्टिकलिटी है इस क्वेश्चन में, इसलिए जिनको नहीं पता इस कॉन्सेप्ट के बारे में सीधा आंसर बताएंगे, आगे चल पड़ेंगे। बच्चों हम रियल लाइफ में, रियल मार्केट में ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, लोगों को समझाते हैं। बीइंग अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, इस चीजों की थोड़ी सी ज्यादा नॉलेज है एक नॉर्मल इन्वेस्टर से। बात समझ में आती है? समझना जरा क्वेश्चन क्या कहता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंस, द टर्म बीटा रेफर्स टू, बीटा का मतलब क्या होता है? मैं आपको समझा देता हूं बीटा क्या होता है। बच्चों जब हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करते हैं, समझना जरा, बहुत बढ़िया चीज बताने जा रहा हूं आपको मैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंस, द टर्म बीटा रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ साइमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग, सॉरी, an investment strategy of a portfolio manager to balance risk, sorry,
A type of systematic risk that arises where perfect hedging is not possible. आगे बढ़ते हैं. A numeric value that measures the fluctuation of a stock to changes in the overall stock market. समझ में आया? अब स्टेटमेंट को आप समझ पा रहे हैं? कितनी इजी लग रही है स्टेटमेंट आप लोगों को पढ़ने में. प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ ये चीज आपको अच्छी लगी या नहीं लगी? अब समझना बीटा का मतलब क्या है. देखो एक एक वर्ड को पढ़ते हैं. एक न्यूमेरिक वैल्यू है जो मैंने 0.8 रखी या 1.2 रखी. दैट मेजर्स, वो क्या मेजर करता है? फ्लक्चुएशन ऑफ अ स्टॉक. मार्केट में कितना चेंज आएगा तो मेरी कंपनी में कितना चेंज आ जाएगा. ये स्टॉक का मतलब क्या है? माय कंपनी. चेंजेस इन द स्टॉक मार्केट का मतलब क्या है जी? मार्केट. मार्केट में 1% चेंज आ रहा है तो मेरी कंपनी में कितना चेंज आ रहा है? 0.8 या 1.2, 0.5 या 1.5. बात समझ में आ रही है? और अगर जीरो बीटा है तो जीरो बीटा वाला का मतलब क्या है? रिस्क फ्री हो गया ना. आंसर आपने दिया, मैंने दिया. रिस्क फ्री रिटर्न के लिए बीटा कितना रहेगा? 0. फिर तीसरी बात, और अगर मुझे दोनों को बराबर लेकर चलना है तो बीटा कितना होना चाहिए? 1. मार्केट जितनी बढ़ रही है मेरी कंपनी का शेयर भी उतना ही बढ़े. मार्केट अगर घट रही है मेरा शेयर भी उतना घटे. मैं रियल लाइफ में बता रहा हूं, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं होता. मार्केट बढ़ रही है तो मेरा शेयर कछुए की चाल चल रहा है. मार्केट गिरती है जरा सी तो मेरा जो शेयर है धड़ाम से नीचे गिर जाता है. इसका मतलब मैंने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है उस कंपनी का बीटा ज्यादा हुआ या नहीं हुआ? बात समझ में आ रही है? तो ज्यादा रिटर्न के लिए भागोगे तो रिस्क भी आपको ज्यादा लेना पड़ेगा. अगर मुझे लगता है एक शेयर 100 से 200 हो जाएगा 2 महीने में, उसका बीटा ज्यादा होगा या नहीं होगा? मार्केट तो डबल नहीं हो सकती 2 महीने में. आपकी कंपनी डबल हो रही है तो आपकी कंपनी में रिस्क भी ज्यादा है उतना ही. सोचिए आज की क्लास में कितना बेस बनाया है आपका और कहां से कहां आप पहुंच चुके हैं. आपका माइंड लेवल कितना ज्यादा डेवलप हो चुका है. समझ में आ रही है मेरी इतनी सी बात? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आप लोगों का, बताइए प्लीज. डी. आप गूगल करना, यूट्यूब करना, ये क्वेश्चन डालना, आपको बीटा का मतलब बता देंगे, इस स्टेटमेंट से मैच करा देंगे. बट कहीं भी अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन से सॉल्व किया हुआ ना तो मुझे आकर जरूर बता. बात समझ में आ रही है? क्लियर है तीसरी बात? आगे चलते हैं. आप आंसर करेंगे अब इसमें विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी. पढ़ ही रहे हैं वही सब्जेक्ट, ठीक है ना. ये पता क्यों लिख देते हैं? ताकि आपको पेपर में पता चल जाए कि कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन है. कुछ बच्चे इतने कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर में, सर यही नहीं समझ पा रहा ये क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से आ गया. बात समझ में आ रही है? कभी कभी ऐसा होता है हमारे पास. हिस्ट्री का लगता है, ज्योग्राफी का लगता है, इकोनॉमिक्स का लगता है, पॉलिटी का लगता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लगता है. पता ही नहीं चलता कौन सा क्वेश्चन कहां से लगता है. जब बड़े प्लेटफॉर्म पे आप चले जाते हैं ना तो सब चीजें सेम हो जाती है. लिंकिंग करनी जिसको आ गई वो असल जिंदगी में अपनी सक्सेस को पा लेता है. तो जो सक्सेस क्या है, मुझे एक जगह से अगर यहां जाना है तो एक ब्रिज को ही तो पार करना है. इधर से इधर एक लिंक ही तो बनाना है अगर मुझे सक्सेस की तरफ जाना है तो लिंक करिए, सब्जेक्ट्स को आपस में मर्ज करिए, चीजों को समझिए. रटना नहीं है हमें. अगर हम रटने के पीछे जाएंगे ना कि एक क्वेश्चन हमने कर लिया, एक क्वेश्चन हमें समझ में आ गया, ऐसा नहीं करना है. आपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है. मैं डे 1 से एक बात बोलता हूं, फाउंडेशन शुड बी स्ट्रॉन्ग रादर देन द बिल्डिंग. इमारत कितनी मजबूत होगी वो किस चीज पे डिपेंड करती है? आपके कॉन्सेप्ट्स पे, आपकी फाउंडेशन पे. आपने 1000 क्वेश्चंस कर लिए प्रैक्टिस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, वो मैटर नहीं करता. आपने 100 कॉन्सेप्ट्स कर लिए, वो मैटर करता. अपने कॉन्सेप्ट्स बढ़ाइए रादर देन नंबर ऑफ क्वेश्चंस. बात समझ में आ रही है? चलिए जी. With reference to Indian economy, what are the advantages of inflation indexed bonds? ये inflation indexed bonds का मतलब क्या होता है? Inflation adjusted से मेरा मतलब क्या होता है? आपको पता है इन्फ्लेशन से हमारी परचेजिंग पावर रिड्यूस हो जाती है. जो चीज हमारे पेरेंट्स कहते थे, मैं अपने अगर घर की बात करूं तो मेरे पेरेंट्स कहते थे उनकी 1000 रुपीज मंथली सैलरी है. 1000 रुपीज मंथली सैलरी अगर 1985 में या 1980 में किसी की है
तो क्या उस समय तो 1000 रुपए में घर पूरा चल जाता था, सेविंग भी हो जाती थी। क्या आज आप 1000 रुपीज पर मंथ से, मैं कह रहा हूं 1000 रुपीज पर डे से भी घर नहीं चला सकते? मंथ तो बात दूर है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि इन्फ्लेशन हो रही है, महंगाई हो रही है, परचेजिंग पावर रिड्यूस हो रही है। जो 1000 रुपए से आप पहले ले सकते थे, आज वो 1000 रुपए की वैल्यू ही नहीं है। पहले हमारे पेरेंट्स कहते थे 2 लाख रुपए में घर मिल गया, आज 2 करोड़ में भी नहीं मिलता है। बात समझ में आ रही है? क्यों है? क्योंकि महंगाई हो रही है, इन्फ्लेशन हो रही है, और इन्फ्लेशन से परचेजिंग पावर हमारी रिड्यूस हो जाती है। आपको मैंने बताया जब बजट डिफरेंस, इस पर्टिकुलर सिलेबस में क्लासेस की स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों के सामने एक न्यू बजट जो आया था 1 फेब को आपके सामने रखा। हमारी गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 2025 से साल में जो 12 लाख रुपए कमाएगा उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब गवर्नमेंट ने भी यह चीज समझी है कि 1 महीने के 1 लाख रुपए तो लोगों को चाहिए अपना घर चलाने के लिए और कहीं ना कहीं छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तभी तो सरकार ने 12 लाख रुपए तक का ब्रैकेट रखा है हमारे लिए, क्योंकि इन्फ्लेशन गवर्नमेंट को पता है। अगर अभी पे कमीशन आता है, आपकी जो सैलरी है वो बढ़ जाती है, तो आपकी अगर सैलरी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक मार्केट में चीजें भी, उनके रेट्स भी बढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? आप लोगों को पता होगा, अगर मैं एक छोटी सी चीज का एग्जांपल लूं तो पहले हम लोग कुछ भी अगर परचेस करते थे, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं व्हीकल की बात करूं, कार की बात करूं, पेन की बात करूं, शर्ट की बात करूं, या कोई भी ऐसी आइटम जो आप लोग देख रहे हैं अपनी रियल लाइफ में, अगर पहले मैं बात करूं एक अच्छा पेन, बहुत बढ़िया पेन मैं 20 रुपीज में लेता था, आज वो 100 में भी नहीं मिल रहा। बात समझ में आ रही है? पहले बढ़िया से बढ़िया फोन 10,000 में आता था, आज 2-2 लाख रुपए के फोन आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो चीजें देखिए, टेक्नोलॉजी के साथ महंगाई भी बढ़ रही है और एडवांसमेंट भी आ रही है। तो यहां पर पढ़ना क्या लिखा है? इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स। मैंने आपको बताया आज की ही क्लास में, बॉन्ड में जो रिटर्न मिलती है सेफ है या नहीं है? सेफ है। अनएक्सपेक्टेड रिटर्न है या एक्सपेक्टेड रिटर्न है? फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर नॉर्मल बॉन्ड्स की बात करूं जो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट चलेगा, मान लीजिए आपको 8% सरकार ईयरली इंटरेस्ट देगी, आज 8% अच्छा लग रहा है, हो सकता है 2 साल के बाद 8% की वैल्यू कम हो जाए। और अगर वही गवर्नमेंट कह दे कि आपके इंडेक्स्ड बॉन्ड्स हैं, मतलब आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इन्फ्लेशन एडजस्ट होके मिलेगा, मतलब अगर महंगाई बढ़ेगी तो आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। बात समझ में आ रही? इन्फ्लेशन से इंडेक्स करके आपके बॉन्ड्स पे आपको यील्ड मिलेगी। क्लियर इतनी सी बात? तो आपके लिए फायदे का सौदा कौन से बॉन्ड्स हैं? जो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट कैरी कर रहे हैं या इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स हैं? आप सेफ कहां फील करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, इन्फ्लेशन इंडेक्स में। महंगाई बढ़ेगी, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ता चला जाएगा। तो आइए जरा पढ़ते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। नंबर 1, गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट ऑन इट्स बोरोइंग बाय वे ऑफ आईआईबी। बताइए, गवर्नमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर सकती है इन द केस, किस केस में? बाय वे ऑफ आईआईबी। ऐसा होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे हैं यहां पे। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स अगर सरकार चाहे तो कम दाम पर भी इशू कर सकती है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर भी इशू कर सकती है, क्योंकि वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने वाले हैं। आने वाले कल में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने वाला है इन्फ्लेशन के साथ साथ। मैं एक तरफ कहता हूं 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लीजिए फ्लैट थ्रू आउट 5 ईयर्स, दूसरी तरफ कहता हूं 7% ले लीजिए बट वो इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड है। आने वाले कल में अगर महंगाई बढ़ेगी, सबको पता है इन्फ्लेशन होनी है, ऐसा तो है नहीं 100 रुपए की चीज आने वाले कल में। पेट्रोल देख लीजिए, मिल्क देख लीजिए, शुगर देख लीजिए, बेसिक नीड्स अपने घर की देख लीजिए। 15-20 रुपए लीटर आपका क्या आता था जी, मिल्क की बात करें, आज 70 रुपीज पहुंच चुका है अराउंड। महंगाई देख रहे हैं ना बेसिक लाइफ में। पेट्रोल देखिए 20-25-30 रुपए लीटर से आज 95, 96, 97, 100 रुपीज अप्रॉक्स मान के चले। क्लियर है? तो इसमें पढ़िए क्या कहना चाह रहा है। गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट, गवर्नमेंट रिड्यूस कर सकती है ऑन इट्स बोरोइंग्स बाय वे ऑफ आईआईबीज, गवर्नमेंट कर सकती है, क्योंकि यहां पर आपको सेफ्टी सिक्योरिटी मिल रही है, तो गवर्नमेंट रेट कम कर सकती है। बात समझ में आ रही है? चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट। आईआईबी प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इन्वेस्टर्स फ्रॉम अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। बात सही है या नहीं है? ये बिल्कुल सही है।
फ्यूचर आपका सेफ होने जा रहा है, महंगाई के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। दोनों पॉइंट सही हो गए। इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स में ये देखिए जरा, फर्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स ऑन इट्स बोरोविंग्स बाय वे ऑफ आईआईबीज। अब सोचो, महंगाई बढ़ रही है तो महंगाई कम भी तो हो सकती है, कभी इन्फ्लेशन रेट डाउन भी तो आ सकती है। आज अगर बैंक एफडी में 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है तो कल को बढ़ाकर 8% भी कर सकता है और घटाकर 6% भी कर सकता है। रेपो रेट बढ़ता भी है, घटता भी है, रिवर्स रेपो बढ़ता भी है और घटता भी है। ऐसे ही इन्फ्लेशन इंडेक्स में अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो गवर्नमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगी, आपको फायदा है। इन्फ्लेशन कम होगा तो सरकार रेट ऑफ इंटरेस्ट कम भी कर सकती है, कूपन रेट कम भी कर सकती है। ये पॉइंट का मतलब यहां से भी आप समझ सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो हमारी गवर्नमेंट इन्फ्लेशन इंडेक्स के केस में बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट सिचुएशन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बन चुका है जी? गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स ऑन इट्स बोरोविंग बाय वे ऑफ आईआईबीज। और सेकंड हमारे पास क्या है जी? आईआईबी प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड, टैक्सेबल नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है जी। थर्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज कैपिटल गेन्स ऑन आईआईबीज आर नॉट टैक्सेबल। ऐसा किसने बोल दिया? मुझे बताइए, ऐसा होता है क्या कि इंटरेस्ट इनकम आ रही है और वो टैक्स फ्री है? ऐसा नहीं होता है। कैपिटल गेन का मतलब क्या है और इंटरेस्ट इनकम का मतलब क्या है बच्चों? ये क्वेश्चन समझ में आ गया जी? क्लियर है इतनी सी बात? आगे चलते हैं। हाँ जी, क्या बता दूं मेरे भाई? गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स ऑन इट्स बोरोविंग्स बाय वे ऑफ आईआईबीज। इसका मतलब क्या है? इशू के टाइम पे बात हो रही है यहां पे। गवर्नमेंट आईआईबीज में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रख सकती है। मान लीजिए गवर्नमेंट कहती है मैं बॉन्ड्स इशू करूंगी नॉट लेस देन 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट, पर गवर्नमेंट एक तरफ कहती है कि मैं आईआईबीज लेकर आ रही हूं, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स लेकर आ रही हूं, तो क्या गवर्नमेंट रिड्यूस कर सकती है या नहीं कर सकती है? आपको सेव करने के लिए गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, आपके दिमाग को शांत करने के लिए। देखो आप सोचो, आप आईएएस ऑफिसर बनने वाले हैं, आज आप कितनी पेशेंस से पढ़ाई कर रहे हैं ना कि आने वाला कल अच्छा होगा, इसीलिए तो पेशेंस बना रहे हैं ना। आज आप बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करके बैठे हैं। हो सकता है कोई बच्चा 1 लाख की जॉब छोड़ के बैठा है, कोई 2 लाख की जॉब छोड़ के बैठा है, कोई 12 लाख 15 लाख 20 लाख कोई और स्टडीज छोड़कर बैठा है या बिजनेस छोड़कर बैठा है। बहुत सारे बच्चे हैं यहां पे। आज अगर आप कुछ छोड़ रहे हैं तो किस लिए छोड़ रहे हैं? कि आने वाला फ्यूचर आपका अच्छा हो सकता है। यही तो है गवर्नमेंट के इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स। आने वाले कल में अगर महंगाई होगी तो आपकी रिटर्न भी उसी तरीके से चलेगी। तो यहां पर क्या गवर्नमेंट, यहां पर यह नहीं लिखा करेगी, वहां लिखा है कैन, कर सकती है या नहीं कर सकती है। बात समझ में आ रही है? चलिए बच्चों, आज की क्लास में इतना ही करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में आप लोगों से विदा करता हूं। बाय बाय।